अगर आप भी उन स्मॉल क्रिएटर्स में से हो जो डेली मेहनत करके वीडियो बनाता है और कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे अपलोड भी करता है, लेकिन फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो ऑडियंस को पुश नहीं करता, क्यों आपके वीडियो पे व्यूज कम आते हैं, एंड जब व्यूज आते भी हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ते, एंड इस सब के पीछे यूट्यूब की गलती है या फिर आपकी, आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप एक स्मॉल क्रिएटर नहीं रहोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एल्गोरिदम प्रॉब्लम। अगर आपका चैनल भी ऐसा दिखता है जहां आपने काफी सारे वीडियोस डाल दिए है लेकिन व्यूज 100, 200 या 20-30 भी नहीं है, तो आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि एल्गोरिदम आपके चैनल को पुश नहीं कर रहा है एंड इसलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे। वेल, आपकी बात सच है एंड इसके पीछे एक रीजन भी है। यूट्यूब एल्गोरिदम अब नए चैनल को एक बिल्कुल ही अलग वे में ट्रीट करता है कंपेयर टू ओल्ड चैनल्स, एंड दैट्स व्हाई आधे चैनल्स 1000 सब्सक्राइबर रीच करने से पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। राइट नाउ आपने देखा होगा कि आपके नए चैनल के एनालिटिक्स में आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिख रहा होगा। द रीजन इज एल्गोरिदम। जहाँ कुछ साल पहले एल्गोरिदम सर्च बेस्ड हुआ करता था, यानी कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस चीज को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, वहीं आज एल्गोरिदम रिकमेंडेशन बेस्ड हो चुका है, यानी कि लोगों को क्या दिखाना चाहिए इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। That's why आप जब नया चैनल खोलते हो या फिर 4-5 वीडियोस डाल देते हो तो आपको सडनली एक रीच में बूस्ट दिखाई देता है, जिसके बाद आपकी वीडियो का ग्राफ कुछ ऐसा फ्लैट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को कुछ लोगों को दिखा के एक्सपेरिमेंट करता है एंड देन गायब हो जाता है और बैक एंड पे आपके डाटा को प्रोसेस करने लगता है, जिसकी वजह से अगली 3-4 वीडियोस में आपको कोई स्पेशल रीच नहीं मिलती है एंड देन सडनली यूट्यूब आपके रीच को दोबारा बढ़ा देता है, क्योंकि तब तक एल्गोरिदम पिछले डाटा को प्रोसेस कर चुका होता है और इस बार उसे और ज्यादा डाटा चाहिए होता है। इसलिए अगर पिछली बार आपको 1000 की रीच मिली थी तो इस बार आपको 2000 की रीच मिलेगी, लेकिन तब तक आप लोग गलती कर चुके होते हो। मैक्सिमम स्मॉल क्रिएटर्स इस मोमेंट तक अपना कंटेंट चेंज कर चुके होते हैं, ये सोच के कि पिछली वीडियोस नहीं चली यानी कि टॉपिक गलत था या कोई नई नीश देख लेनी चाहिए। इसलिए जब उनको वो 2000 लोगों की रीच मिलती है तो कंटेंट ऑडियंस के इंटरेस्ट से मैच नहीं होता है एंड एल्गोरिदम दोबारा से अपने काम पे लग जाता है और इस बार नए टॉपिक के हिसाब से एक नई ऑडियंस बेस बनाने बैठ जाता है। एज अ रिजल्ट आपका चैनल कभी मोमेंटम गेन कर ही नहीं पाता है एंड आप ग्रो नहीं हो पाते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप एल्गोरिदम से लड़ने निकल जाओगे? वेल, ऐसा नहीं हो सकता है एंड इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी। एंड बाय कंसिस्टेंसी आई डोंट मीन कि आप लोग रेगुलर वीडियो डालते रहो, वो तो आपको करना ही है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है वैल्यू कंसिस्टेंसी। आपको व्यूज आए ना आए, लेकिन जो कोर वैल्यू आप ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो उसे मेंटेन रखो। यानी कि अगर आप व्लॉग्स बना रहे हो तो व्लॉग्स ही बनाओ एंड अगर आप नीट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हो तो नीट से रिलेटेड ही वीडियोस बनाओ। अंडर टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कोर वैल्यू को चेंज मत करो। एकदम से बिजनेस में या फिर मेक मनी में मत घुस जाओ नीट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते बनाते। एल्गोरिदम को आपके चैनल के लिए एक ऑडियंस बेस बनाना है, तो उसको इस चीज में आप जितनी हेल्प करोगे उतनी ही तेजी से आप खुद ग्रो होगे। लेकिन अगर आप हर बार एल्गोरिदम को कुछ नया दोगे प्रोसेस करने के लिए तो एल्गोरिदम भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट ही करता रह जाएगा एंड आपका सारा टाइम एंड मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ वैल्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से आपका काम हो जाएगा एंड आपको व्यूज आने लग जाएंगे? वेल, द आंसर इज अगेन नो। इससे आप एल्गोरिदम की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन एक और ऐसी चीज है जिसके आगे एल्गोरिदम भी अपने घुटने टेक देता है एंड आपको उसको भी सेटिस्फाई करना है, रिटेंशन गेम। द रीजन आप लोग स्मॉल क्रिएटर हो या फिर पूरी मेहनत करने के बाद भी आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग एक बेसिक प्रिंसिपल को नहीं समझते हो, जो कि है यूट्यूब एक अटेंशन प्लेटफॉर्म है, ना कि वीडियो प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ बहुत ही वैल्यू ड्रिवन वीडियो डालोगे आपको व्यूज आ जाएंगे, आप 100-200 दिन मेहनत करके कुछ वीडियो डालोगे तो आपको उसमें व्यूज आ जाएंगे। वेल सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत की है या फिर आप कितनी नॉलेज शेयर कर रहे हो या फिर आप कितनी डेप्थनेस में जा रहे हो किसी भी टॉपिक के या फिर आप कैसे भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है अटेंशन। अगर आपकी वीडियो ऑडियंस का अटेंशन नहीं खींच पा रही है तो भले ही उसमें आपने करोड़ों कमाने के तरीके क्यों ना बता दिए हो, आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, रीच नहीं मिलेगी। आपको रिटेंशन फ्लो को समझना पड़ेगा। रिटेंशन फ्लो स्टार्ट होता है थंबनेल से। अगर आपका थंबनेल इतना कैपेबल नहीं है कि वो किसी की स्क्रोलिंग को 2 मिली सेकंड के लिए भी रोक सके या उसका अटेंशन खींच सके,
तो आप गेम यहीं पे हार चुके हो। टाइटल भी तब पढ़े जाते हैं जब थंबनेल अट्रैक्टिव होते हैं, अदरवाइज पूरी वीडियो को स्किप कर दिया जाता है विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अब एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे, थंबनेल का फ्रेम वर्कआउट क्या होता है, ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में शेयर कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को देख लेना। रिटेंशन फ्लो में दूसरी चीज है टाइटल। अगर थंबनेल ने अटेंशन खींच लिया है, देन सेकंड चीज जिस पे इंसान का ध्यान जाएगा वो होगा टाइटल। अगर टाइटल क्यूरियोसिटी गैप को फिल नहीं कर पा रहा है जो कि थंबनेल की मदद से आपने क्रिएट किया था, तो अगेन आपकी वीडियो को स्किप कर दिया जाएगा, वो भी बिना खोले। कैन यू इमेजिन, आपने मेहनत करी वीडियो के कंटेंट बनाने में, लेकिन पैकेजिंग को देखी आपकी वीडियो को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अगर ऑडियंस थंबनेल एंड टाइटल के बाद भी आपकी वीडियो पे क्लिक करती है, लेकिन आपका हुक उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाता है जो कि वीडियो की पैकेजिंग में दिखाया गया था, तो विद इन 30 सेकंड आपकी वीडियो को दोबारा क्लोज कर दिया जाएगा एंड ऑडियंस वापस से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर आप उनको 30 सेकंड के लिए भी रोक देते हो बट अपने प्रॉमिस को डिलीवर नहीं कर पाते हो जो कि हुक में दिखाया गया था, एंड बार बार उनको रिवॉर्ड नहीं देते हो, तो अगेन आपकी वीडियो को बंद कर दिया जाएगा। टेक्निकली आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए हर थोड़े थोड़े सेकंड पे ऑडियंस के अटेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर रिटेंशन ट्रैप बना के उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। एंड यही होता है आप लोगों के साथ। अगर आप अपनी फेल्ड वीडियोस पे जाओगे जिसपे आपको व्यूज नहीं आए हैं, तो आप उनके एनालिटिक्स में देख पाओगे कि आपकी रीच कम है एंड जितने इंप्रेशंस है उसके अकॉर्डिंग व्यूज नहीं आए हैं, क्योंकि CTR कम है, यानी कि वीडियो की पैकेजिंग बेकार है। एंड इवन जिन लोगों ने वीडियो को देखा भी है, आप ओवरव्यू में जाके ये देख पाओगे कि उन लोगों ने किस किस मोमेंट पे वीडियो को छोड़ दिया है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा डिप मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिटेंशन फ्लो की धज्जियां उड़ा दी है एंड ऑडियंस ने आपकी वीडियो की। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, इसका एक लौता सॉल्यूशन है चेंजिंग माइंडसेट, ऑडियंस का नहीं, खुद का। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको एक्सट्रीमली क्रिएटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सभी एलिमेंट्स को सिर्फ इतना अच्छा रखना है कि वो ऑडियंस को नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ भेज सके, दैट्स ऑल। अगर आप रिटेंशन फ्लो को मेंटेन रखते हुए वैल्यू कंसिस्टेंसी डिलीवर करते हो, तो आप लोग एस्केप वेलोसिटी को टच कर लोगे, यानी कि वो पॉइंट जब यूट्यूब फाइनली आपकी वीडियोस को पुश करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या ये इतना इजी होगा? अगेन द आंसर इज नो। वैली ऑफ डेथ। जब आप रिटेंशन फ्लो को मेंटेन करके वीडियोस बनाने लगोगे, तब काफी टाइम तक आपको व्यूज नहीं आएंगे। द रीजन इज कि यूट्यूब तब भी आपके कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, 1000-2000 लोगों को भेज रहा होगा एंड चेक कर रहा होगा कि वीडियो को पुश करना चाहिए या फिर नहीं। जनरली ये चीज कई बार हफ्ते ले लेती है एंड कई बार महीने। एंड इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि आप जो बना रहे हो वो सही है या गलत, आपको कंटेंट बनाते रहना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। एंड यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे 90% स्मॉल क्रिएटर्स गिव अप कर देते हैं, इसलिए इस पीरियड को वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। नाउ इस मोमेंट पे आप लोग लिटरली में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बजाय इम्पेशेंट होके बार बार एनालिटिक्स चेक करने के, आपको और ज्यादा कंटेंट बनाने पे फोकस करना चाहिए। आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि आपकी नीश में क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे रिटेंशन फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं एंड कैसे आप उस चीज को डुप्लीकेट कर सकते हो। इस पीरियड को रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन के लिए यूज करना बेस्ट रहेगा एंड सिर्फ तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। एक बार आपने वैली ऑफ डेथ वाला फेज पार कर लिया, फिर आप एक स्मॉल क्रिएटर नहीं रहोगे, बल्कि आपका चैनल मोमेंटम पकड़ लेगा एंड देन आपको बस उस मोमेंटम को सस्टेन करके रखना है। ना आपको ये तो पता है कि क्यों यूट्यूब आपके कंटेंट को पुश नहीं करता है एंड आप अभी तक क्या क्या गलत कर रहे थे, लेकिन अब आता है मेन पार्ट वीडियो का कि आगे करे क्या, रोड मैप क्या है, किस फ्रेमवर्क को फॉलो करे। वेल, इसे भी देख लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका चैनल अभी 10 सब्सक्राइबर्स से लेके 1000 सब्सक्राइबर्स के बीच में है एंड जो फ्रेमवर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज है फोकस डाटा। आपको यूट्यूब को डाटा देना है ताकि वो आपके लिए ऑडियंस बिल्ड कर सके। मैं अगर नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो आपको कंटेंट बनाना है, तभी यूट्यूब के पास कुछ ऐसा होगा जो कि वो ऑडियंस को सजेस्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, एज अ स्मॉल क्रिएटर आपको फोकस डाटा देना है यूट्यूब को, यानी कि फोकस कंटेंट बनाना है। आप रैंडमली किसी भी चीज के ऊपर कंटेंट बना के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूट्यूब आपको रीच देगा। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, आपको वैल्यू कंसिस्टेंसी रखनी है, सिर्फ तभी यूट्यूब को समझ आएगा कि आपका कंटेंट किस चीज से रिलेटेड है एंड किनको आपकी वीडियो सजेस्ट करनी चाहिए। एज अ बिगिनर या स्मॉल क्रिएटर जो अभी ये वीडियो देख रहा है, आई एम श्योर आप में से 90% लोग इस पहले स्टेप पे ही गलती कर रहे होंगे एंड इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। मैंने काफी सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो कि कहते हैं कि हम गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं एंड देन जब मैं उनके चैनल पे जाता हूँ तो एक वीडियो PUBG की होती है, एक फ्री फायर की होती है, एक GTA की होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज बड़े क्रिएटर कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। भले ही गेमिंग आपकी नीश हो, लेकिन आपको उसके अंदर एक सब नीश को भी पकड़ना है एंड इफ पॉसिबल उस सब नीश के भी सब टॉपिक को पकड़ लो।
आप जितना प्रिसाइज डाटा यूट्यूब को भेजोगे उतना ही जल्दी मोमेंटम पकड़ेगा आपका चैनल। एक्सपेंड आप लेटर ऑन कर सकते हो जब आपके 5000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो जाए, लेकिन उससे पहले आप जितने छोटे बनोगे, जितना प्रिसाइज टॉपिक पे कंटेंट बनाओगे, उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। टेक्निकली आपको बस अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जैसा कि एक अम्ब्रेला नीचे से खुलता है और फिर एक्सपेंड हो जाता है, ठीक उसी वे में आपको स्टार्ट बहुत ही छोटे टॉपिक से करना है एंड देन धीरे धीरे एक्सपेंड करना है। यूट्यूब को हेल्प करो आपकी सीड ऑडियंस को इकट्ठा करने में, सिर्फ तभी आगे बढ़ पाओगे। कंटेंट वैलिडेशन। नाउ जब आप पिछले स्टेप को फॉलो करके सिर्फ एक ही सब निश में कंटेंट बनाओगे, तब आपको इंप्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इंप्रेशन मतलब व्यूज नहीं होते हैं। अगर आप रिटेंशन फ्लो को मेंटेन भी रखते हो तो भी आप उस मोमेंट पे डेथ वैली में होगे, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो कंटेंट आप डाल रहे हो ऑडियंस को वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर आपके कंटेंट का कॉन्सेप्ट सही है या फिर गलत है। इसलिए इस मोमेंट पे आपको कंटेंट वैलिडेशन चाहिए होगा। सो इस मोमेंट पे आपको अलग अलग टॉपिक्स ट्राई करने हैं अपनी नीश के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको फिटनेस नीश में चैनल खोलना था, तो पिछले स्टेप से आपको ये समझ आ गया होगा कि सीधा फिटनेस को तो टारगेट नहीं कर सकते हैं, वो अम्ब्रेला के टॉप में है। इसलिए आप फिटनेस के अंदर एक सब निश चूज करो जो कि है वर्कआउट फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन सिंस ये भी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा और निश डाउन करो। एंड ये करने पे एक टॉपिक निकलता है डेस्क वर्कआउट। ना आपका ये डिसीजन सही था या गलत, ये पता करने के लिए आपको 10 से 15 वीडियोस बनानी है डेस्क वर्कआउट से रिलेटेड, लेकिन अलग अलग एंगल से। जैसे कि 7 मिनट डेस्क वर्कआउट, दिस डेस्क वर्कआउट फिक्स माई बैक पेन, व्हाई जिम वर्कआउट डोंट वर्क एट योर डेस्क, एसेट्रा एसेट्रा। टेक्निकली अलग अलग टॉपिक ऑन सेम फोकस कीवर्ड। जब आप ये करोगे तो YouTube को फोकस डाटा मिलेगा एंड इससे आपको रीच भी मिलेगी। एंड फाइनली आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वीडियो चली है, क्योंकि 10-15 वीडियो में से आई एम श्योर कोई एक वीडियो जरूर होगी जो कि बाकियों को आउट परफॉर्म कर देगी। वंस यू हैव फाउंड दैट, आपको कंटेंट वेरिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगी। फिर आपको बस उस वीडियो के अंदर यूज एलिमेंट्स को या फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है, डबल डाउन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने 10 से 15 वीडियो डाली जिसमें से बैक पेन वाली वीडियो चल गई, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड और कंटेंट बनाऊंगा। 10 मिनट डेस्क वर्कआउट फॉर बैक पेन रिलीफ, डेली डेस्क रूटीन दैट स्टॉप माय बैक पेन, वन सिंपल मूव टू फिक्स माय बैक पेन एट वर्क, एसेट्रा एसेट्रा। जब आप ये करोगे आपके व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपकी ऑडियंस बेस भी रेडी हो जाएगी। ये आपको करते रहना है जब तक आप 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ना कर लो। अगर आपकी 2 वीडियोस ने आउट परफॉर्म करा है 2 अलग अलग टॉपिक पे, तो दोनों को डबल डाउन कर दो एंड देन देखो कि कौन सा कंसिस्टेंटली व्यूज ला पा रहा है। आसान लैंग्वेज में बोलूं तो एक टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दो अपने कंटेंट के बीच में एंड हर बार आपको एक विनर मिलता रहेगा, जिसे आपको और आगे भेजते रहना है। एंड ये करते करते आपका चैनल कब ग्रो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाइप फीचर। अब आपने एल्गोरिथम को अपने फेवर में कर लिया, ऑडियंस भी आना स्टार्ट हो गई, फिर आपको ऑडियंस को इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए। रिसेंटली यूट्यूब ने हाइप का एक फीचर लॉन्च करा है 5 लाख से कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स के लिए, जिसमें अगर किसी को आपकी वीडियो पसंद आती है तो वो हाइप बटन पे क्लिक कर सकता है एंड अगर बहुत सारे लोग आपके हाइप पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो और भी ज्यादा लोगों को रिकमेंड की जाएगी। एज आई सेड अर्लियर, एल्गोरिथम पूरा का पूरा रिकमेंडेशन बेस्ड बनता जा रहा है एंड इसलिए इसका फायदा उठाओ। जो ऑडियंस आपके पास आना स्टार्ट हुई है उनको फोर्स करो हाइप पे क्लिक करने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब पुरानी चीजें हो गई है, इनकी उतनी वैल्यू नहीं है अब। इसलिए जब भी कॉल टू एक्शन देते हो अपनी वीडियो के अंदर तो हमेशा हाइप के लिए दिया करो एंड मेक श्योर कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में ये मत बोल दो कि हाइप पे क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता है रिटेंशन फ्लो को ब्रेक करने के लिए। इसलिए हमेशा वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में या फिर स्क्रिप्ट के बीच में इंटीग्रेट करके सिटे दिया करो। ये चीज एग्जैक्टली करते कैसे ये मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखना। लूपिंग टेक्निक। ओके सो प्रीवियस तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके पास अब एक सेट ऑफ ऑडियंस होगी। यूट्यूब नई नई ऑडियंस आपके लिए लाता रहेगा, लेकिन आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप अपनी न्यू ऑडियंस को रेगुलर व्यूअर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो। वीडियो की वैल्यू कंसिस्टेंसी सिर्फ एक ही तरीका है व्यूअर्स को रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट करने का, लेकिन इसके सिवाय भी एक और तरीका है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एंड आपके सब्सक्राइबर बेस को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दैट इज लूपिंग। अगर आपके चैनल पे कोई नया व्यूअर आता है एंड आप उसे एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे भेज सकते हो तो आप एक एक्सीलेंट यूट्यूबर हो, क्योंकि आपने न्यू व्यूअर्स को रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट करने का सिस्टम क्रैक कर लिया है। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस ऑडियंस के पेन पॉइंट्स के साथ खेलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एजुकेशन वीडियो बनाते हो, लेट्स से 7 मिनट डेस्क वर्कआउट, तो आपको इस वीडियो के अंदर सारी वैल्यू देनी तो है, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आपको ऑडियंस को ये रियलाइज करवाना है कि जो वैल्यू उन्होंने गेन करी है वो सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये चीज करने के लिए आपको बस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी लाइन बोलनी है। आप लोगों ने इस वीडियो में 7 मिनट के अंदर अपनी बॉडी को एक्टिव करने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन अगर आप पूरा दिन डेस्क पे बैठे रहते हो तो आई एम श्योर आपके बैक में पेन रहता होगा। एंड अगर आपको जानना है कि कैसे आप डेस्क पे बैठे बैठे अपने बैक पेन से रिलीफ पा सकते हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। एंड ये बोलने के बाद मैं आराम से
दिस टेस्ट वर्कआउट फिक्स माई बैक पेन वाली वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ एंड ऑडियंस को वहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाता तो वीडियो के एंड होने पे मैं बस एक ट्विस्ट दे देता, जिसके बाद मैं पार्ट 2 पे ऑडियंस को शिफ्ट कर देता। बेसिकली आपको ऑडियंस को लूप में फंसाना आना चाहिए। आपकी ऑडियंस आपके चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं करती है जब तक वो एटलीस्ट आपकी 4-5 वीडियोस ना देख ले। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 4-5 बार अपनी ऑडियंस को घुमा सको, सिर्फ तभी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अगर आप ये चारों स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लेते हो तो आपको 50,000 सब्सक्राइबर टच करने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में। क्योंकि एल्गोरिदम को पता है कि किस ऑडियंस को वीडियो सजेस्ट करनी है, आपको पता है कि क्या कंटेंट बनाना है एंड ऑडियंस भी हेल्प कर रही है हाइप पे क्लिक करके एंड आप नई ऑडियंस को अपनी रिटर्निंग व्यूअर्स में कन्वर्ट किए जा रहे हो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जो कि किसी भी टाइप के चैनल को ग्रो करवा सकता है, लेकिन ग्रोथ आती है मोमेंटम से एंड मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए आपको एक और चीज भी सीखनी पड़ेगी, द बारबल स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला सेफ एंड दूसरा एक्सप्लोसिव। सेफ कंटेंट बेसिकली वो कंटेंट होता है जो कि एवरग्रीन है, जो कि ऑडियंस बार बार भी देख सकती है, 1-2 साल बाद भी देख सकती है, क्योंकि चीजें उतनी ही रिलेटेबल रहेगी एंड अगर साल बाद नहीं तो एटलीस्ट 1-2 महीने बाद भी देख सकती है। जैसे कि मेरे चैनल पे 90% कंटेंट सेफ कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। वही एक्सप्लोसिव कंटेंट वो होता है जो कि ट्रेंडी हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो या किसी वायरल टॉपिक पे बनाया गया हो। बेसिकली ऐसा कंटेंट जो कि एकदम से फटेगा एंड शांत हो जाएगा। एक बार आप 10,000 सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस बेस पे पहुंच जाओ, आपको फिर इन दोनों तरह के कंटेंट को अपलोड करना है 80-20 के रेशियो में, यानी कि 80% सेफ कंटेंट रहेगा जो कि लॉन्ग रन में आपको फायदा देगा एंड 20% एक्सप्लोसिव कंटेंट रहेगा जो कि आपको मोमेंटम मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा। एंड अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो आप 100 के सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी रीच कर लोगे। इस फ्रेमवर्क को सही तरीके से फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी एक स्मॉल क्रिएटर से एक बड़े क्रिएटर बन जाओगे, लेकिन बड़ा क्रिएटर बनने के बाद भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, इंस्टेड और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड अगर आपको जानना है कि बड़े लेवल पे क्रिएटर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।